नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में तीन भाषा दे रखी थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो हम पाली और प्राकृत पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा। तो ये अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा क्या है, कहाँ से है? ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की भाषा है, इसके अंदर दे रखी है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। तो बता दी थी आपको, पाली और प्राकृत ये तीसरी है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र व वाघ भट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने इसे अभिराप्ति की भाषा कहा। ये देखो, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ लिखा था। पतंजलि ने उसमें अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास, ये उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है, हिंदी भाषा का उद्गम व विकास। बहुत मोस्ट है दोस्तों, आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ भी आप ध्यान रखो इस चीज़ का, ताकि एक अभी पढ़ ले, बाद में कुछ पढ़ेंगे तो वो याद रह जाएगा। क्योंकि सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसके लिए बार बार मेहनत करनी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है। याद रखने का भी शॉर्ट ट्रिक यही है, चाहे बड़ी ट्रिक ले लो चाहे शॉर्ट ट्रिक ले लो, बार बार रिवीजन। तो उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार है। डॉक्टर नामवर सिंह भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश काल का 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक है, ग्रंथ है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। क्योंकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा दे रखी है, तो इसमें अपभ्रंश का योगदान है, तो पूछ सकता है अपभ्रंश के लिए पुस्तक का। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। ठीक है। मार्कंडेय व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। ये कोई मोस्ट नहीं है यहाँ, लेकिन ये महाभाष्य, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये मोस्ट है दोस्तों। तो दोहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जामों में, नेट जेआरएफ में, कि दोहा जो शब्द है वो किस भाषा का, मतलब किस भाषा से लिया गया है या कहाँ से है। तो ये अपभ्रंश भाषा का छंद है। ठीक है, दोहा शब्द, इस चीज़ को आप याद करना है और हमेशा याद रखना है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं। ठीक है, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं। अपभ्रंश के अंदर क्षेत्रीय रूप क्या है, इसकी भाषाएं क्या है, ये देखो। अपभ्रंश अपभ्रंश कौन कौन से हैं? शौरसेनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राचंड अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। ये तो इनकी हो गई क्षेत्रीय। ठीक है, ये तो होगी इनकी भाषाएं। ठीक है, सॉरी, ये इनकी भाषाएं होगी और ये इनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। देखो, तो शौरसेनी अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, पिछले एग्जामों में आया हुआ भी है, तो ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये शौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है। पेशाची में पंजाबी, प्राचन में सिंधी, खस अपभ्रंश में पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है, और यहाँ देखो, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू है। ठीक है, इसको, ये कवि है अपभ्रंश का। क्वेश्चन आए भी हैं और आते भी हैं। तो अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को माना गया है। इनकी पुस्तक है, एक तो पयुम चरियू, एक है रिठ अणेमी चरियू, रिठ अणेमी चरियू तथा स्वयंभू छंद। ये पयुम चरियू, ये पुस्तक बार बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में।
ये ज़रूरी नहीं है नेट जेआरएफ में ये केवीएस डीएसएसबी और ये स्कूल लेक्चर सेकंड ग्रेड मतलब जितने भी ये हिंदी डिपार्टमेंट में पेपर लगते हैं ये क्वेश्चन है हमेशा हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलता है। पयमचर्यों किसकी पुस्तक है? तो ये स्वयंभू की लिखी गई है। ठीक है। पयमचर्यों एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। पूछ सकता है पयमचर्यों में किसका वर्णन है? तो राम के चरित्र का वर्णन है इसमें। ठीक है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। इसमें कथा के अंत में राम का निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख बताया गया है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी भी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, अणियकुमार चरियों, जसहर चरियों। ठीक है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि है धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहाँ की रचना की। ये 3 पुस्तक देखो, पयमचर्यों स्वयंभू की है, पुष्पदत्त महापुराण, एक अणियक कुमार चरियों और ये धनपाल की पुस्तक है भविष्यत कहाँ। देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, महान लोगों के क्या है पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो महापुराण में पुष्पदंत है। ठीक है। और धनपाल यानी भविष्य के लिए हमें क्या इकट्ठा करना पड़ता है? धन इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है। धन भविष्य के लिए ऐसे याद करना है। हमें याद करने के लिए कोई भी ट्रिक जोड़ सकते हैं और मेरा कोई इरादा नहीं है इसमें ये नाम जोड़ने का, बस हमें तो याद रखना है इसको। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम भी आता है, जिन्होंने संदेश राष्ट्र लिखी। संदेश राष्ट्र एक अखंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। संदेश राष्ट्र की एक खंड काव्य है, इसमें वर्णन क्या है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी का वर्णन है। ये संदेश राष्ट्र का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बारे से बन सकता है खंड काव्य है ये या महाकाव्य है, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी का वर्णन है, क्योंकि ये नेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कनकाम्बर मुनि की करंक उच्चरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है, कोई जरूरी नहीं है इसका। ये देखो अपभ्रंश काल की रचनाएं व रचनाकार। ठीक है। अपभ्रंश काल की रचनाएं और रचनाकार, ये क्वेश्चन याद करने हैं हमें। ठीक है। प्राकृत व्याकरण किसकी है? जैन आचार्य हेमचंद्र की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। प्राकृत पेगलम की जो रचना है ये लक्ष्मीधर की है। राउल वेल ये रोड़ा कवि की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। पाहुड़ दोआ ये राम सिंह की है। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी की है। कीर्ति लता और कीर्ति पता का ये विद्यापति की है। श्रावकाचार्य ये देवसेन की है। दोस्तों इन सबको क्या है, ये रचनाएं हैं, ये मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछते हैं और एक ही आधा ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ये हमें एक बार देखने में याद नहीं होगी क्योंकि सारा एक कुछ एक जैसा ही लगता है। हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तब ये आसानी से याद रहेगी और मुख्य जबानी ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है एग्जाम हॉल में और चिंतन मन इतना स्ट्रोंगली होता है अपना बार बार पढ़ी हुई चीज़ों के लिए, अपने आप उस क्वेश्चन को मतलब पहचान लेता है कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ पढ़ा था और ये क्वेश्चन उस पेज नंबर तक याद रह जाता है हमें। तो आंसर ही है ये। तो हमें क्या करना है, इसको एक बार आज पढ़ ली, 2-3 दिनों के बाद एक बार रिवाइज कर लिया, हफ्ते में 2 बार रिवाइज कर लिया, ऐसे हमें याद रखना है। दोस्तों मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था, मैं जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करती मुझे लगता कि ये क्वेश्चन तो पीछे पढ़ा था, इसमें ऐसे कैसे आ गया। बहुत गोल हुआ था मेरे इन क्वेश्चनों में, लेकिन बार बार पढ़ा इसीलिए मेरा नेट क्लियर हुआ और मेरा जेआरएफ भी हो जाता। 2% से रह गई, बीच में फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम आ गया तो पेपर की तैयारी नहीं हुई। फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर में मैंने फुल मार्क्स लेके आई, लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं बना, पूरी पास आई।
तो इस बार मेरा टारगेट है JRF पार और 25 लाख स्कॉलरशिप हमें प्राप्त करनी है। मेरे साथ आइए और आप हिंदी की तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को लाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और कमेंट कीजिए क्या कमी रही है, हम उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।